मेरा मेडिकल स्टोर था। रिटेल के अलावा मैं होलसेलर भी था। मेरा स्टोर शहर के केंद्र में था और उसके चारों तरफ अस्पताल और क्लिनिक थे। मौके की जगह थी। सिर्फ दुकान की मालियत 40 लाख से ज्यादा थी, जबकि स्टोर में कम से कम 80-90 लाख की दवाएं हमेशा रहती थी। दिन भर में असली मरीजों के अलावा कई ऐसे लोगों से वास्ता भी पड़ता था जो अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर मेरी हमदर्दी कैश करने की कोशिश करते थे। शुरू में कई दफा बेवकूफ बनने और खासी रकम की दवाओं से हाथ धोने के बाद मेरा हमदर्दी का जज्बा खासी हद तक कम हो गया था। अब मैं किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। कल भी एक ऐसा ही मिस्टर फ्रॉडिया फिर आया था। उसकी अदाकारी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने बताया ना कि अब मैं आंख बंद करके भरोसा नहीं करता था। मैंने उसे भगाने के बाद राज को समझा दिया था कि इस बात का जिक्र अपनी दीदी से ना करे। मगर वो राज ही क्या जो अपनी दीदी से कुछ छुपा सके। मुझे यकीन है कि दीपा के जरा सी कुरेदने पर उसने पूरी कहानी उसे सुना दी होगी। ये शायद एक ही मामला था जिसमें मेरी और दीपा की राय अलग अलग होती थी। उसका कहना था कि मैं किसी ऐसे आदमी को धिक्कारा ना करूं जो रकम न होने की वजह से दवाई ना ले सकता हो, चाहे वो कोई धोखेबाज ही क्यों ना हो। वो कहती थी कि अपने बच्चों का सदका समझ कर ही दे दिया करो। मौजूदा हालात में तो ये और भी जरूरी है। हर वक्त धड़का लगा रहता है। गरीबों की मदद करने से आने वाली आफत भी टल जाती है। दीपा मेरे मोहल्ले में रहती थी। बचपन में साथ खेलकूद कर जब जवानी की सीमा में कदम रखा तो हम दोनों में प्यार हो गया। मामला दोनों तरफ का था, इसलिए बात बहुत तेजी से तय हो गई। जल्द ही हमारे घर वाले इस बात से वाकिफ हो गए। अच्छी बात ये हुई कि हमारे बीच समाज की दीवार नाम की कोई चीज नहीं आई। वो मैट्रिक में थी और मैं बी फार्म के फाइनल में था जब हमारी मंगनी हुई। डिग्री मिलते ही खुशकिस्मती से मुझे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब मिल गई। 2 साल बाद मैंने एक बड़ी गैर मुल्की कंपनी में जॉब कर ली। तनख्वाह और कमीशन मिलकर मेरी आमदनी तकरीबन दुगनी हो गई। उस वक्त तक मेरे 2 भाई और एक छोटी बहन की शादियां हो चुकी थी, लिहाजा मेरी बारी आ गई और दीपा घर से विदा होकर मेरी जिंदगी को रंगीन बनाने आ गई। हकीकत में दीपा बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई। उसने मेरी बिखरी हुई जिंदगी को एक डिसिप्लिन में लाया। उसका असर मेरी कारकर्दगी पर भी हुआ और मेरी सेल्स खासी बढ़ गई। उस वक्त मैं सेल्स मैनेजर बन चुका था। 1.5 साल बाद राहुल की पैदाइश हुई। राहुल के जन्म पर मुझे तरक्की का पहला मौका मिला। एक मेडिको सेलर ने मुझे होलसेल कारोबार में पार्टनरशिप की पेशकश की। पैसा उसका होता और तजुर्बा मेरा होता। मुनाफा 50-50 था। ये बहुत अच्छी बात थी। मैंने फौरन उसे कबूल कर लिया। चंद सालों में हमारा शुमार शहर के बड़े बड़े होलसेलर्स में होने लगा। 10 साल ये पार्टनरशिप अच्छी तरह चली और फिर मेरे पार्टनर का देहांत हो गया। उसके वारिस में सिर्फ एक बेवा और एक शादीशुदा बेटी थी जो अपने पति के साथ लंदन में रहती थी। मैंने उसकी बेवा से बात करके उसका हिस्सा खरीदकर उसे पूरी रकम दे दी और अब मैं मेडिकल स्टोर का अकेला मालिक हो गया था। ये उन्हीं दिनों का जिक्र है जब मैं और दीपा एक रिश्तेदार की शादी से रात गए वापस आ रहे थे। बच्चे घर पर मुलाजमा के साथ थे। सारे दिन की थकान और रात के खाने का खुमार मुझ पर बुरी तरह सवार था। मेरे आंखों में नींद भरी हुई थी और मैंने कार की रफ्तार कम रखी थी और यही चीज काम आ गई जब दाएं तरफ से अचानक कोई भागकर सड़क पर आया। मैंने कार को वक्त पर ब्रेक लगाई मगर फिर भी हल्की सी टक्कर हो गई। वो बोनट से टकराकर सड़क पर गिर गया और साकित हो गया। मैं जल्दी से कार से उतरकर जमीन पर पड़े हुए वजूद की तरफ बढ़ा और उसे सीधा किया। वो 10-11 साल का लड़का था। नींद बेहोशी में भी वो माफ करने और छोड़ देने की गुहार लगा रहा था। उसके माथे पर खराश आ गई थी। दीपा भी कार से उतरकर मेरे पास आ गई। हम दोनों ने मिलकर उसे उठाया और कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। दीपा भी उसके साथ बैठ गई। वो लड़का मेरे बेटे राहुल की उम्र का था, इसलिए दीपा की ममता फड़क रही थी। घर पहुंचते ही मैंने एक डॉक्टर को फोन किया। उसके आने तक लड़का मुकम्मल तौर पर होश में आ चुका था। डॉक्टर ने उसका मुआयना करके उसकी खराशों की मरहमपट्टी की और कहा कि कोई सीरियस चोट नहीं है। बाद में लड़के ने अपनी दास्तान सुनाई। उसके मुताबिक वो नहीं जानता था कि उसके माँ बाप कौन थे। होश संभालते ही उसने खुद को मुजरिम लोगों के कब्जे में पाया। वो उसे जेब कतरा बनाना चाहते थे। वो लोग बहुत जालिम थे। जरा सी गलती पर उसे हंटर से पीटा करते थे। उनकी तमामतर कोशिशों के बावजूद वो ये काम नहीं सीख सका, लिहाजा उन्होंने उसे बेचने का फैसला किया। इत्तेफाक से उसे ये बात मालूम हो गई और वो मौका पाकर उनके पास से भाग निकला। सच्ची बात ये थी कि मुझे उसकी कहानी पर कतई यकीन नहीं आया था।
मुझे वो डाकुओं का मुखबिर लगा था जो ऐसी ही कहानियां सुनाकर घरों में घुस आते थे और पूरे घर का सफाया करवा देते थे। मैं इसी वक्त उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहता था, मगर दीपा अड़ गई। मैंने बताया ना कि उसकी ममता जाग गई थी। बहरहाल उसके मजबूर करने पर मैंने अपने एक दोस्त जो केएसपी था उसे फोन किया और उसे सारी कहानी सुनाई। आधे घंटे बाद वो मेरे घर पर था। उस लड़के से फिर सारी बात सुनी और वहीं से पुलिस स्टेशन फोन करके छापामार पार्टी तैयार करने का हुक्म दिया। फिर लड़के को लेकर रवाना हो गया। वो लड़का बहुत डरा हुआ था, लेकिन दीपा के समझाने पर चला गया। सुबह मेरा एसपी दोस्त लड़के को इस खबर के साथ वापस छोड़ गया कि तमाम मुजरिम गिरफ्तार हो गए थे। यही लड़का राज था। दीपा ने उसे राज नाम दिया था। उसके घर वालों का फिर भी कुछ मालूम नहीं हो सका, लिहाजा बाकायदा कानूनी कार्रवाई के बाद हमने उसे अपने साथ रख लिया। मेरे बच्चे भी जल्द ही उससे घुल मिल गए। खासतौर पर राहुल से उसकी दोस्ती हो गई। राज अपनी आदतों से किसी शरीफ और अच्छे घराने का लड़का लगता था। यही वजह थी कि मुजरिमों के साथ इतने साल गुजारने के बावजूद उसके अंदर कोई आवारापन नहीं झलकता था। वो शायद किसी स्कूल में भी कुछ दिनों के लिए पढ़ा था, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने आता था। दीपा ने उसे स्कूल में दाखिल करा दिया। शिक्षा के मामले में वो बहुत ज़हीन साबित हुआ। दीपा ने बहुत कोशिश की कि राज उसे मम्मी और मुझे डैडी कहे, लेकिन राज ने खुद ही एक रिश्ता बना लिया। वो दीपा को दीदी और मुझे भाई कहा करता था। वो जानता था कि उसका हमसे कोई खूनी रिश्ता नहीं है, फिर भी हमने उसे घर में रखा था। उसने अपनी खुददारी के लिए ये तरीका निकाला कि घर के छोटे मोटे काम अपने जिम्मे ले लिए। घर का सौदा वगैरह लाना, गार्डन की देखभाल करना और दूसरे छोटे मोटे काम करने लगा। शुरू में दीपा उस पर बहुत नाराज होती थी, लेकिन मैं उसकी मेंटालिटी से वाकिफ हो चुका था, इसलिए मैंने कभी उसके काम पर एतराज नहीं किया। अलबत्ता ये मैंने उसको जरूर कह दिया था कि शिक्षा के मामले में मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। राहुल और पूजा के साथ भी मेरा यही रवैया था। मेरे बेटे राहुल ने इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया, जबकि मैं चाहता था कि वो कॉमर्स की तरफ आए और कारोबार में मेरा हाथ बटाए। उस वक्त राज मैट्रिक कर रहा था। उसने मेरे साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। मैं जानता था कि वो ये इच्छा क्यों कर रहा है, लेकिन मैंने उसे कम से कम इंटर तक ऐसा ना सोचने का हुक्म दिया। इंटर के बाद उसने एक रात के कॉलेज में बीकॉम में दाखिला ले लिया और सुबह से दोपहर तक मेरे साथ स्टोर में बैठने लगा। मेरे पास 2 मुलाजिम और भी थे, लेकिन एक निगरानी करने वाले की जरूरत थी। मुझे सुबह से शाम तक स्टोर पर मौजूद रहना पड़ता था और राज के आने से मेरा खासा बोझ हल्का हो गया था। फिर ये कि वो बहुत ज़हीन लड़का था। उसने थोड़े से वक्त में कारोबार के उतार चढ़ाव को समझ लिया था। यहाँ से मेरी ये सीधी साधी आपबीती ऐसे हैरतंगेज इत्तेफाक में बदल गई जो सिर्फ हमारी फिल्मों में नजर आते हैं। हीरो की याददाश्त गुम हो जाना और फिर किसी मौके पर वापस आ जाना, भाइयों का बचपन में बिछड़ जाना और फिर किसी इत्तेफाक से मिल जाना वगैरह। शुरू में ऐसे फिल्मी इत्तेफाक फिल्म देखने वालों को बहुत मुतासिर करते थे और खास तौर से औरतें अक्सर सिनेमा घरों से रोती हुई बाहर आती थी। एक दिन मैं स्टोर में दाखिल हुआ तो राज लेजर में एंट्री कर रहा था। अकाउंट्स वही देखता था। मैंने डाक का जायजा लिया जिसमें कुछ कारोबारी खत थे। राज लेजर रखकर काउंटर पर चला गया। अचानक वो बड़बड़ाया बेवकूफ कहीं का और मुझसे आकर कहने लगा, अभी एक शख्स एक प्रेग्नेंट औरत को मोटरसाइकिल पर लेकर सामने वाले अस्पताल में गया है। उसे टैक्सी या ऑटो में ले जाना चाहिए था। उसने स्टोर के सामने रोड के पास अस्पताल की तरफ इशारा किया। ये एक प्राइवेट और खासा महंगा हॉस्पिटल था। मैंने कहा उसका पति होगा। स्टोर के पीछे के हिस्से में एक छोटा सा गोदाम था जहां दवाएं रखी जाती थी। 2 दिन पहले कुछ नई दवाओं के स्टॉक आए थे। मैं कॉफी का कप लेकर वहीं चला आया और स्टॉक को चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद राज ने अंदर झांका और कहा, भाई जरा बाहर आओ, एक मसला हो गया है। बाहर काउंटर पर 25-26 साल का स्मार्ट नौजवान खड़ा था, मगर वो परेशान दिखाई दे रहा था। राज ने मुझसे कहा, ये साहब ये दवाइयाँ चाहते हैं। राज ने कुछ नुस्खे मेरी तरफ बढ़ाए जो सामने वाले अस्पताल के लेटर हेड के थे। मैंने कहा, ये सब मेडिसिन हमारे स्टॉक में मौजूद हैं, मसला क्या है, इन्हें निकाल कर दे दो। नौजवान ने मुझसे कहा, मेरी वाइफ को अचानक ही लेबर पेन उठा था। इत्तेफाक से कोई टैक्सी वगैरह भी नहीं मिली। मजबूरन मुझे उसे मोटरसाइकिल पर अस्पताल लाना पड़ा। मैंने सोचा ये वही नौजवान था जिसे राज ने बेवकूफ कहा था। वो कह रहा था, जल्दी में मैं पर्स में रकम रखना भूल गया। केस कुछ पेचीदा हो गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है। ये दवाएं फौरी तौर पर दरकार है। अभी मुझे खून का इंतजाम भी करना है।
नौजवान शक्ल से शरीफ और भरोसे के लायक नजर आ रहा था। न जाने ये दीपा की बातों का असर था या मेरी शर्मिंदगी। भगवान मुझे माफ करे, मैंने अतीत में कई बार ये जानते हुए भी कि मेरे आगे गिड़गिड़ाने वाला जरूरतमंद था, उसे बगैर रकम के दवाई देने से साफ इनकार कर दिया था। मैंने राज को दवाई निकालने का कहा। नौजवान का चेहरा खिल उठा। उसने कहा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप चाहे तो ये मोटरसाइकिल के पेपर जमानत के तौर पर रख लें। मैंने नरमी से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खून का बंदोबस्त भी कर सकता हूँ। मैंने उससे खून का ग्रुप मालूम किया जो AB पॉजिटिव था। मैंने एक प्राइवेट ब्लड बैंक फोन करके उसके मैनेजर से उस ग्रुप के खून की दरख्वास्त की। वो मुझे अच्छी तरह जानता था। मैं बाकायदगी से बैंक को अपना खून देता था। उसके बदले मुझे ये रियायत हासिल थी कि मैं कभी भी उनसे खून ले सकता था। मैनेजर ने बताया कि खून मौजूद है और फौरी तौर पर मिल सकता है। मैंने नौजवान का नाम पूछकर उसे बताया कि संदीप नामी एक नौजवान खून लेने आएगा। फिर मैंने ब्लड बैंक का पता और अपना साइन किया हुआ कार्ड संदीप को दे दिया और उससे कहा कि तुम इस पते पर चले जाओ, ये कार्ड दिखाकर खून ले लेना और तुम्हारी दवाई मैं हॉस्पिटल में दे आता हूँ। वो मेरा शुक्रिया अदा करके बाहर भागा। इतनी देर में राज दवाइयाँ निकाल कर ले आया। मैंने उसे काउंटर संभालने को कहा और खुद दवाइयाँ लेकर अस्पताल पहुँच गया। अस्पताल से मालूम हुआ कि वो औरत दूसरी मंजिल के लेबर रूम में थी। वहां डॉक्टर पूनम बेचैनी से टहल रही थी। उसे यकीनन दवाओं का इंतजार था। वो मुझे जानती थी। मुझे देखते ही उसने कहा, कुछ देर पहले संदीप नामी नौजवान आया होगा, वो दवाई लेने गया था। मैंने कहा, अब वो खून लेने गया है, उसकी दवाई मैं लेकर आया हूँ और दवाएं उसे दे दी। वो कुछ कहे बगैर तेजी से लेबर रूम में चली गई। पहले मैंने वापस जाने का सोचा मगर फिर संदीप के आने तक वहीं रुकने का फैसला किया। मैं वही कॉरिडोर में टहलने लगा। मैंने घड़ी देखी, संदीप को गए हुए 1 घंटा हो चुका था। रास्ता मुश्किल से 10 मिनट का था और ब्लड बैंक में भी मेरे फोन के बाद कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए थी। उसे ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में वापस आ जाना चाहिए था। 1 घंटे बाद जबकि डॉक्टर पूनम कई बार लेबर रूम से बाहर आकर संदीप और खून के बारे में पूछ चुकी थी, मैंने वही अस्पताल के रिसेप्शन से ब्लड बैंक कॉल की और मालूम हुआ कि नौजवान 1 घंटा पहले खून ले चुका था। मेरा दिमाग घूमने लगा और ख्यालों में वो तमाम गालियां मैं संदीप को देने लगा जो मुझे याद थी। मुझे शिद्दत से उस गैर जिम्मेदार आदमी पर गुस्सा आ रहा था जिसे जिंदगी और मौत की सीमा पर खड़ी अपनी पत्नी का कोई ख्याल नहीं था। मैंने खुद को ठंडा करने की कोशिश की। मैं सोचने लगा कि कहीं वो ट्रैफिक में फंस गया होगा या जल्दबाजी के चक्कर में संदीप किसी हादसे का शिकार ना हो गया हो। मैंने जल्दी से इस ख्याल को दिमाग से झटक दिया। मुझे हैरत हुई कि इस मौके पर पति पत्नी का कोई रिश्तेदार उनके पास नहीं था। ऐसे मौके पर आमतौर से पूरा खानदान ही जमा होता था। लेबर रूम के बाहर डॉक्टर पूनम बदहवास सी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझसे कहा, वो आदमी कितना गैर जिम्मेदार है, अगर कुछ देर में हमने ऑपरेशन नहीं किया तो मामला खराब हो जाएगा। मैंने डॉक्टर पूनम को कहा, मैंने ब्लड बैंक फोन किया था, वो खून लेकर बहुत देर पहले वहां से रवाना हो चुका है। भगवान जाने अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचा। मैं जानता था कि ये 2 जिंदगियों का सवाल है। मेरा ग्रुप ओ नेगेटिव था लेकिन मैं 2 हफ्ते पहले ही खून दे चुका था और अब 2 महीने से पहले खून नहीं दे सकता था। उसके बावजूद मैंने डॉक्टर पूनम को पेशकश की मगर उसने फौरन इनकार कर दिया। तब मुझे याद आया कि राज के खून का ग्रुप भी AB पॉजिटिव है। मैं डॉक्टर पूनम को 2 मिनट ठहरने का कहकर नीचे लपका और रिसेप्शन से स्टोर पर कॉल की। मैंने राज को पूरी बात बताते हुए उसे फौरन अस्पताल आने को कहा। उसके अस्पताल आते ही मैं स्टोर की तरफ चल दिया। अजीब बात ये थी कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था लेकिन मैं उन दोनों पति पत्नी के लिए ऐसे परेशान था जैसे वो मेरे करीबी रिश्तेदार हो। 1.5 घंटे बाद राज वापस आया तो उसकी रंगत पीली हो रही थी लेकिन खुशी उसकी आंखों से फूटी पड़ रही थी। मतलब ये था कि औरत का ऑपरेशन कामयाब हुआ था और सब खैरियत थी। मैंने उसे मिल्कशेक का गिलास देते हुए पूछा, लड़की हुई या लड़का। मैंने उसके लिए होटल से पहले ही मिल्कशेक मंगवा लिया था। उसने कहा, लड़की हुई है, बहुत ही प्यारी, बिल्कुल गुलाबी सी गुड़िया, मुझे बेहद अच्छी लगी। मैंने उससे कहा, तुम आराम करो और चाहो तो घर चले जाओ, मैं जरा अस्पताल हो आऊं। राज ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हल्की सी कमजोरी है जो कुछ देर में ठीक हो जाएगी। आप जाएं, बल्कि ऐसा करें कि घर से दीदी को बुला ले।
बच्चे की माँ बेहोश है, ऐसे वक्त में कोई न कोई उसके पास मौजूद रहे तो बेहतर होगा। मालूम नहीं कि उन लोगों के रिश्तेदार भी हैं या नहीं, या उनको मालूम ही नहीं है। मैंने दीपा को फोन करके सारी सिचुएशन बताकर उसे जरूरी चीज लेकर अस्पताल पहुंचने को कहा। औरत के बाद अब मुझे उसके पति की फिक्र हो गई थी। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया था कि उसकी तलाश की जाए। पहले मैंने शहर के सब बड़े अस्पताल फोन करके संदीप जैसे हुलिये वाले किसी आदमी के बारे में पूछा, लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बनी। फिर मैंने दिल कड़ा करके मुर्दा खानों में फोन किया, लेकिन उनके मुताबिक पिछले 2 घंटे में किसी भी ऐसे शख्स की लाश नहीं आई जो उस हुलिये पर पूरा उतरता हो। अचानक राज ने चीखते हुए अस्पताल की तरफ इशारा किया। मैंने अस्पताल की तरफ देखा तो संदीप मोटरसाइकिल के साथ गेट में दाखिल हो रहा था। मेरे अंदर दबा गुस्सा उबल पड़ा। मैं गुस्से में स्टोर से निकला और भागते हुए रोड क्रॉस करके अस्पताल में पहुंच गया। मैं ऊपर पहुंचा तो दीपा मुझे टहलती हुई मिल गई। मुझे मालूम पड़ा कि संदीप अंदर है। मैंने उसे बाहर बुलाया और चिल्लाते हुए कहा, पहले ये बताओ कि तुम अब तक किस अहम काम में मसरूफ थे जो तुम्हें ये भी याद नहीं रहा कि तुम अपने पीछे जिंदगी और मौत की दहलीज पर पत्नी को छोड़ आए हो। उसने मुझसे कहा, आप अंदर चलिए, मैं आपको सब बताता हूँ। दीपा ने मुझे घूर कर कहा, ये सवाल बाद में करते रहना, पहले अंदर चलकर बहू को देख लो। उसने फौरन रिश्ता भी जोड़ लिया। अंदर एक बड़ी गुलाबी गुड़िया एक छोटी गुलाबी गुड़िया को बाहों में लिए हुई थी। हमें देखकर वो शर्मा गई। मैंने उसके सर पर हाथ फेर कर दुआ दी, फिर बच्ची को गोद में लेकर प्यार किया और उसके नन्हे से हाथ में 1000 का नोट पकड़ा दिया। संदीप ने एतराज किया तो मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुम बीच में मत बोलो, ये दादा और पोती का मामला है। इसकी वजह से मैंने तुम्हें माफ किया, वरना तुम्हें बहुत कड़ी सजा देता। दीपा अपने साथ मिठाई भी लाई थी जो स्टाफ में बांट दी गई। फिर संदीप बताने लगा कि वो क्यों नहीं आ सका था। उसने कहा, मैं खून की बोतल लेकर रोड पर ही आया था कि एक जगह एक नौजवान सड़क के किनारे बेहोश पड़ा नजर आया। उसकी मोटरसाइकिल कुछ दूर गिरी हुई थी। वो बहुत जख्मी लग रहा था और उसके गिर्द बहुत खून फैला हुआ था। वहां लोगों का हुजूम था, लेकिन वो लोग सिवाय तमाशा देखने के और कुछ नहीं कर रहे थे। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया कि किसी ने अब तक पुलिस या एम्बुलेंस को फोन नहीं किया था। मैंने देखा कि नौजवान का खून जिस रफ्तार से बह रहा था, अगर वो 20-25 मिनट में हॉस्पिटल नहीं पहुंचता तो यकीनन मर जाता। दूसरी तरफ मेरी पत्नी भी खून का इंतजार कर रही थी। देरी उसके लिए भी खतरनाक हो सकती थी और उस नौजवान के लिए भी खतरनाक हो सकती थी। मगर मैंने फैसला किया कि नौजवान को हर सूरत में अस्पताल पहुंचाऊंगा। मैंने 2-3 टैक्सी रोकी, लेकिन वो लोग जख्मी का सुनकर ही भाग गए। एक टैक्सी वाला तैयार तो हो गया, मगर इस शर्त पर कि मैं भी उसके साथ चलूं। उसने कहा, पुलिस तो मुझे ही पकड़ लेगी कि मैंने ही उसको टक्कर मारी है। मैंने उसे अपनी पत्नी के बारे में बताया, मगर वो अकेले किसी सूरत में जख्मी को ले जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार मुझे साथ में जाना पड़ा। हम दोनों ने मिलकर उसे टैक्सी में लिटाया। मैंने नौजवान की बाइक वहां एक दुकान वाले की निगरानी में दे दी और नौजवान को किसी सरकारी अस्पताल के बजाय एक करीबी प्राइवेट अस्पताल ले जाने का फैसला किया। सरकारी अस्पताल में इतना वक्त लगा दिया जाता कि नौजवान मर जाता। उस नौजवान को कोई सीरियस इंजरी नहीं थी, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह गया था। इत्तेफाक से उसके यूनिवर्सिटी कार्ड पर उसके नाम और पते के अलावा उसका ब्लड ग्रुप भी दर्ज था और वो AB नेगेटिव था, यानी वही खून जिसकी बोतलें मैं लेकर जा रहा था। एक लम्हे को मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं खून डॉक्टर्स को देने की बजाय फौरन वहां से भाग निकलूं। मेरी बला से मेरे पीछे कुछ भी होता रहे। शायद मैं ऐसा ही करता अगर डॉक्टर मुझे ये ना बताते कि खून के बगैर वो सिर्फ 10 से 15 मिनट का मेहमान है। उसी लम्हे मेरा दिल पिघल गया। मैंने भगवान से अपनी बीवी और बच्चे की जिंदगी की दुआ मांगते हुए खून की बोतलें डॉक्टर को दे दी। वैसे भी मुझे इत्मीनान था कि मेरी पत्नी की देखभाल के लिए आप जैसे अच्छे लोग मौजूद थे। मेरा यकीन गलत नहीं था। बहरहाल खून मिलते ही नौजवान की हालत सही होने लगी। अगरचे अब मुझे वहां से चले आना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल उसको यूं तन्हा छोड़कर आने को नहीं चाह रहा था। वो शक्ल सूरत से किसी अच्छे घराने का लगता था। उसके आई कार्ड के मुताबिक वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट था। नाम और पता भी लिखा था। फोन नंबर भी था जिस पर मैंने कई बार ट्राई किया, मगर कोई फोन नहीं उठा रहा था। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का सुनकर मेरा दिल बेचैन हो गया। मैंने संदीप से पूछा उसका नाम क्या था। संदीप ने कहा उसका नाम राहुल था।
राहुल का नाम सुनकर हम दोनों पति पत्नी उछलकर खड़े हो गए। दीपा के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। संदीप हम दोनों की हालत देखकर परेशान हो गया। उसने पूछा, क्या हुआ, क्या आप उसे जानते हैं? मैंने कहा, वो मेरा बेटा है। हमने वहां से जाना चाहा तो संदीप ने कहा, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और कहा, तुम अपनी पत्नी के पास रुको। फिर मैं और दीपा तेजी से उस अस्पताल रवाना हो गए जहां राहुल एडमिट था। दीपा रो रो कर उसके लिए दुआएं मांग रही थी। 10 मिनट का रास्ता हमने 5 मिनट में तय कर लिया। जल्दी जल्दी में मुझे राज को बताने का ख्याल भी नहीं रहा था, जो यकीनन स्टोर से हमें यूं पागलों की तरह कार में बैठकर जाते हुए देखकर हैरान हो रहा होगा। अस्पताल के आईसीयू से मालूम हुआ कि राहुल को एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है और उसे मुसलसल खून दिया जा रहा है। अलबत्ता उसकी हालत खतरे से बाहर थी, उसे होश भी आ गया था। हमें देखकर उसके जर्द चेहरे पर कमजोर सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने डॉक्टर से मालूम किया तो डॉक्टर ने बताया कि पसली और दाईं टांग में मामूली फ्रैक्चर है, बाकी कोई सीरियस चोट नहीं है और वो 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। सबसे पहले मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि उसने मेरी जरा सी नेकी का ये सिला दिया कि मेरे बेटे की जिंदगी बचा ली। मुझे पहली बार दीपा की इस बात पर यकीन आ गया कि नेकी बला को टाल देती है। दरअसल देखा जाए तो मैंने कोई नेकी नहीं की थी। दवाओं की कीमत संदीप मुझे बाद में अदा कर ही देता। मैंने सिर्फ उसके लिए खून का बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन वो खून भी मेरे बेटे की जिंदगी बनकर उसकी रगों में दौड़ रहा था। जिंदगी में पहली बार ये बात समझ में आई कि जो भगवान सिर्फ नियत पर इस कदर बख्श देता है, वो अमली नेकियों पर किस कदर सिला देता होगा। मैंने गौर किया तो इत्तेफाक का एक सिलसिला दिखाई दिया। दीपा का आज सुबह में मुझसे झगड़ना। अगर वो झगड़ा ना करती तो संदीप को भी मैं पिछले जरूरतमंदों की तरह बगैर कीमत लिए दवा देने से इनकार कर देता। जाहिर है फिर मैं उसे खून के लिए ब्लड बैंक भी ना भेजता। फिर उसे रास्ते में हादसे का शिकार राहुल भी ना मिलता और मुमकिन था कि कोई अच्छा आदमी उसे अस्पताल पहुंचा देता, लेकिन उसे इतनी जल्दी खून कहाँ से मिलता। इत्तेफाक का ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता। शाम तक संदीप के खानदान वाले नासिक से आ गए। संदीप यहाँ मुलाजमत की वजह से रहता था। उसकी माँ ने राज को देखा जो हमारे साथ ही अस्पताल में था। उसके बाएं कान की थोड़ी सी कटी हुई लव देखकर वो बेचैन हो गई। उन्होंने राज से उसके माँ बाप के बारे में पूछा। राज ने सच बता दिया कि उसे बचपन में अगवा कर लिया गया था और हमने उसे पाला है। उस पर संदीप की माँ ने रोते हुए बताया कि वो उन्हीं का बेटा है जो 3 साल की उम्र में घर से खेलने निकला था और फिर गायब हो गया था। राज दंग रह गया, लेकिन जब उस औरत ने उसके जिस्म पर मौजूद चंद और निशानियों के बारे में बताया तो उसे यकीन आ गया। जाहिर है उसके बाद मिलाप का जज्बाती सीन शुरू हो गया। संदीप ये जान करके उसकी और बच्चे की जिंदगी बचाने वाला कोई और नहीं उसका सगा भाई है तो वो राज से लिपटकर रोने लगा। संदीप के पिता का कुछ अरसे पहले देहांत हो गया था। उसकी माँ, 3 भाई और 2 बहनें थी। उसके मिलने की खुशखबरी सुनकर अगले रोज बाकी घराना भी आ गया। वो सब हमारे यहाँ ठहरे थे। जब जज्बात जरा धीमे हुए तो मैंने उन्हें राज के बारे में बताया कि वो किस तरह मुझ तक पहुंचा। ये सुनकर के राज ना सिर्फ जिंदा था बल्कि एक कामयाब इंसान था। उसकी माँ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। 1 हफ्ते बाद जब संदीप की पत्नी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई तो वो सब संदीप के घर शिफ्ट हो गए। 2 दिन बाद राहुल भी घर आ गया। राज ने अलबत्ता संदीप के घर जाने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि भाई और दीदी को अभी मेरी जरूरत है। मैं और दीपा खुश थे कि राज बेनाम नहीं रहा था, उसे पहचान और बाप का नाम मिल गया था। वो अब अपनी पहचान रखता था। लेकिन ये सोचकर हमारे दिल महसूस कर रह गए कि वो हमें छोड़कर अपने खानदान वालों के साथ चला जाएगा। जाहिर है उसका खून का रिश्ता उन्हीं से था। राज उन दिनों हमसे आंखें चुराए फिरता था। हालांकि हमारी ऐसी कोई तमन्ना नहीं थी कि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ अपने पास रह जाने पर मजबूर करें। मैंने और दीपा ने ये फैसला उस पर छोड़ दिया था। आखिर वो दिन आ गया जिसका हमें धड़का लगा रहता था। राज की माँ, उसके भाई और बहनें हमारे यहाँ राज को लेने आए थे। अगरचे मुद्दे की बात करने की उन्हें हिम्मत नहीं हो रही थी। वो देख चुके थे कि हमने राज को बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला था। आखिर राज की माँ ने झिझकते हुए कहा, भाई साहब, हम अपनी अमानत लेने आए हैं। हमारी नजरें बेख्तियार राज की तरफ उठ गई जो दीवार से टेक लगाए खड़ा था। दीपा ने गला साफ करके राज की माँ से कहना शुरू किया, बहन, मुझे राज से इतनी ही मोहब्बत है जितनी मैं राहुल से करती हूँ। उसे मैंने जन्म नहीं
दिया है, लेकिन मैं उसे उतना ही चाहती हूँ जितना कोई माँ अपने बेटे को चाह सकती है। मुझे यकीन है कि ये मुझसे राहुल से कहीं बढ़कर मोहब्बत करता है। अगर मैं इसे रोकना चाहूँ तो ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपके दिल की तड़प भी समझ सकती हूँ। ऐसा बेटा जो 3 साल की उम्र में आपसे बिछड़ गया था अब आपके सामने है, और आप यकीनन अब उसे एक लम्हे के लिए भी खुद से दूर करना नहीं चाहेंगे। दीपा की आवाज भर्रा गई। मैं फैसला राज पर छोड़ती हूँ। ये यहीं पर रहना चाहता है या फिर आपके साथ जाना चाहता है? राज एकटक उसे देखे जा रहा था। दीपा के खामोश होते ही सबकी नजरें राज पर टिक गई। सबके सब उसके फैसले के इंतजार में थे। फिर राज ने कहना शुरू किया, अगर मुझे स्वर्ग मिल जाने की खबर भी मिल जाती तब भी मैं इतना खुश ना होता जितना कि माँ से मिलकर हुआ हूँ। मुझे एतराफ है कि एक बात हमेशा मेरे दिल में रही कि मैं कौन हूँ, मेरे बाप और माँ कौन थे, मेरे रिश्तेदार कौन है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन इस घर में मुझे कभी माँ बाप और बहन भाइयों की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी वजह से इन दोनों ने अपने कितने ही रिश्तेदारों से ताल्लुकात खत्म कर लिए, क्योंकि वो मुझे हकीर समझते थे। आज मैं जो भी हूँ इसकी वजह सिर्फ मेरे भाई और मेरी दीदी है। उन्होंने एक अजनबी को अपने घर में जगा दी। मुझ में इतनी अकल नहीं है, लेकिन मैं ये फैसला आप लोगों पर छोड़ता हूँ। उसने अपनी माँ और बहन भाइयों की तरफ देखा और कहा कि मैं इन सगे माँ बाप से बढ़कर चाहने वालों को सिर्फ इसलिए छोड़ दूं कि मुझे मेरी पहचान मिल गई है। सगी माँ और सगे भाई बहन मिल गए हैं। आप मेरे इन भाई बहनों को जानते हैं। जब दीदी ने इनसे कहा कि वसीयत में मेरे लिए भी हिस्सा है तो उन्होंने एक लम्हे के लिए भी ऐतराज नहीं किया। दीदी और भाई ने मुझसे ये बात छुपाई थी, लेकिन मुझे मालूम हो गया था कि एक बिल्कुल अजनबी और जो लड़का उनका दूर का रिश्तेदार भी नहीं था, उसके लिए ये बहुत बड़ा इसार था जो मेरे इन मुंह बोले भाई बहन ने किया। दुनिया के तमाम खजाने मिलकर भी इस चाहत का मुकाबला नहीं कर सकते जो मुझे इस घराने से मिली है। और अब मैं इन्हें इसलिए छोड़ दूं कि मुझे मेरे सगे मिल गए हैं। वो अजीब से अंदाज में हंसा और कहा, माँ बताओ मैं क्या करूं, आपके साथ चलूं या यहीं रहकर इनकी सेवा करूं जिसका ये हक रखते हैं। राज की माँ और उनकी औलाद खामोश बैठी थी। राज उठकर अपनी माँ के कदमों में आकर बैठ गया। उन्होंने अपना लरसता हाथ उसके सर पर रखा, उसका माथा चूमा और बोली, मुझे खुशी है कि मेरा बेटा एहसान फरामोश नहीं है। दीपा ने तड़प कर कहा, हमने कोई एहसान नहीं किया। माँ बाप बच्चों पर एहसान नहीं करते, अपना फर्ज अदा करते हैं। राज की माँ ने कहा, हाँ शायद मैं गलत बोल गई, बहुत फरमाबरदार बच्चा है दीपा बहन, तुम है ऐसी औलाद मुबारक हो। दीपा खुशी से रोने लगी। मुझे भी अपनी आंखों से आंसू बहते महसूस हुए। राज उठकर बारी बारी हम दोनों से लिपट गया। वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। अब राज हमारे साथ ही रह रहा है। वो इन दिनों MBA के लिए अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा है। उसे अपनी माँ का भी एहसास है, इसलिए वो साल में 3-4 बार नासिक जरूर जाता है। उसके अब 2 खानदान हैं। इन खानदानों को करीब लाने के लिए मैंने राहुल के लिए राज की छोटी बहन को मांग लिया है। राज के अमेरिका जाने से पहले ही मैं उसको ब्याह कर घर लाना चाहता हूँ। भगवान मेरे इरादों को कामयाब करे। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर नेकी ना कर सकें तब भी इसकी नियत जरूर रखें। मेरी इस कहानी से मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि भगवान के लिए कायदे कानून को इंसानों के लिए बनाएं ताकि कानून पर इंसानी जानों की कुर्बानी ना हो। हर साल न जाने हादसों में जख्मी होने वाले कितने ही लोग अपने घरों के अकेले कमाने वाले सिर्फ इसलिए अस्पतालों में डॉक्टरों के सामने सिसक सिसक कर मर जाते हैं कि उनके इलाज से पहले कानूनी कार्रवाई जरूरी समझी जाती है। भगवान के लिए बेहिसी और बेजमीरी की इस चादर को उतार फेंकिए। इंसानी जान को हर चीज से ऊपर रखिए। इसी में हमारी और इस समाज की भलाई है।